नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम तमाम 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच रही है। किस तरीके से कैंडिडेट काम कर रहे हैं, जनता कितना पसंद कर रही है, क्या उनका पीछे का बैकग्राउंड है, क्या बायोडाटा है, कितना जनता पसंद करके विधानसभा भेजेगी। और उसी के चलते हम पहुंचे हैं ओसिया। ओसिया विधानसभा क्षेत्र हॉट सीट माना जाता है। हॉट सीट मानने के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि ये वो सीट है जिसे कुछ सारे बड़े बड़े राजनेता दिए हैं। लेकिन अगर बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बैराराम सियोल की करें तो किसने सोचा था कि एक ऐसा शख्स, किसान का बेटा, यहाँ से पहली बार में जीतेगा, संसदीय सचिव बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस सीट को लेकर के चर्चा रहती है, दूसरी बात जिस तरीके से नीला मदेरणा से जिस तरीके से उसको पटकनी दी और फिर देवा मदेरणा से हार गए। हारने के बाद में खाली नहीं बैठे, 5 साल तक जनता के बीच में सक्रिय रहे। और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सर्वे, शीर्ष नेतृत्व की जो अपने स्तर पर मंगाई गई रिपोर्ट और खुद का जो सक्रियता के आधार पर जो कामकाज किया, टिकट मिला है। 4 रात और 3 दिन तक हम जब कोशिश की तो अब रात के अंधेरे में जाकर के, चूंकि जनता जनसंपर्क में थे, तब कहीं जाकर के मिले हैं। और जब मिले भी हैं तो साथ में तमाम जनता है, जनार्दन है। कई कांग्रेस के और कई आरएलपी के जो लोग हैं वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से सियोल के व्यवहार को देख करके आ रहे हैं। सियोल इस वक्त हमारे साथ जरा बात करते हैं। सियोल साहब, सबसे पहले इस कार्यक्रम का बहुत बहुत स्वागत है। आपका फर्स्ट इंडिया चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वक्त आप भी अपने व्यस्तम या दूसरा समय निकाल कर ओसिया विधानसभा क्षेत्र के गांव और ढाणी में और हमारे जैसे सामान्य प्रत्याशी का आपने फर्स्ट इंडिया के ऊपर दूसरे दर्शकों के साथ में इंटरव्यू में आपने गांव और ढाणी की बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप कहीं से साधारण, आपने कहा मैं बहुत साधारण सा प्रत्याशी हूँ, क्योंकि आप बहुत विशिष्ट, क्योंकि इस वक्त लोग अपने घरों को छोड़ के, सर्दी आती हुई है, ठंडी हवाएं हैं, इस वक्त आती जाती सर्दी कहते खराब होती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ढाणियों में थे, उससे पहले गाँव में थे। हमने कम से 18 से 20 फोन आपको किए। उसके अलावा आपकी पूरी टीम को झकझोर के रख दिया। आपकी टीम ने भी आपको फोन किया। आपने मतदाताओं का दामन नहीं छोड़ा और पूरा काम निपटा करके आए। पीछे पीछे भीड़ भी लेकर के आए। ये शक्ति, ये ऑरा कहाँ से आता है? देखिए, ये ओसिया की जनता का प्यार ही है। जो 2013 से 18 के बीच में जो मुझे कार्यकाल, जो सेवा करने का मौका मिला, उसमें मैंने अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ में 2013 से 18 में ओसिया की जनता को जैसे देवतुल्य मानकर मैंने उनकी सेवा की। अब 2018 में मैं कुछ जैसे राजनीतिक तत्कालिक या जैसे कारणों से और कुछ समीकरणों की वजह से हार गया था। हार के बाद में भी मैंने लगातार या जैसे क्षेत्र में सक्रियता रखी। आज जो जनता है वो 2013 से 18 का और 18 से 23 का, दोनों को जब ये जैसे तराजू में डाला तो ये जैसे दिन रात का अंतर ये जैसे जनता ने इसको महसूस किया है। इसीलिए अब ये जनता जो है वो एक तरफा होकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस के प्रत्याशी की यदि यहाँ से जमानत जब्त भी हो जाए तो आप इसको अप्रत्याशित मत मानना। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, यही जनता, यही बैराराम सियोल, यही खेत खलिहान, यही गाड़ी घोड़े, और फिर पिछली बार ये जो जनता ने जिस तरीके से दूसरे कैंडिडेट को जिताया और आपको पीछे रख दिया, यही जनता, आप किस आत्मविश्वास के साथ कह रहे हो कि यही जनता आपको टॉप पर पहुंचा देगी? देखिए, 2018 में मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था। उस वक्त के कुछ तात्कालिक जैसे राजनीतिक समीकरण थे और हम लोग जैसे 2 भाइयों में जैसे छोटा मोटा वोटों का हल्का सा बिखरा हो गया। अब ओसिया पूरा परिवार एकजुट होकर इस जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार, जैसे किसान विरोधी सरकार, या जैसे युवा बोल चाहिए आपकी विरोधी सरकार, और इन 5 सालों के अंदर सरकार ने आम जनता को कोई आउटपुट नहीं दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, जो 2018 से 23 के बीच में जो इनकी कांग्रेस की सरकार थी, एक भी ओसिया विधानसभा क्षेत्र में किसी को, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। और तो और लॉ एंड ऑर्डर की इतनी स्थिति खराब हुई है। मैं आपको एक चीज़
का आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, अभी मैं जिस ग्राम पंचायत में होके आया हूँ उस ग्राम पंचायत में आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं है। और अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ से एक तरफी लीड मिलेगी और वो भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये बात फिर भी समझ में नहीं आती कि जब आप चुनाव हार गए तो लोग फूट फूट के रोए हैं। आधा कार्यकाल निकला, फिर उनको तकलीफ हुई, वो उन्होंने आपके का भी हमारा न्याय, आप सड़कों पे भी उतरे, आपको आंदोलन में भी हमने देखा। आपको लगता है कि आप जब हार गए तो जनता को पछतावा हुआ? हार का मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कुछ तात्कालिक कुछ कारण थे, लेकिन जब जैसे कुछ समय के बाद में ओसिया की जनता को पता चला कि ये गलत काम हो गया, तो उसका सूद समेत ये 2023 का परिणाम आएगा। सुना है कि आपके प्रयासों से वो जो कारण था तात्कालिक, उसको आपने डिसॉल्व कर लिया है, और वो एक बड़ा रीजन हो सकता है इस बार। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि जो जीत की वैतरणी जो अपने हाथ लगेगी, तो कहीं ना कहीं अब सब ठीक है राजनीतिक लिहाज से, जातिगत आधार पर। देखिए, ये जैसे राजनीतिक ये जैसे क्षेत्र में काम करते हैं तो एक बात ये हमेशा सोच के चले कि भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर 36 के 36 काम को साथ लेके चलना होता है। सब वर्ग के लोगों को आप ऐसा साथ लेके चलेंगे तभी आप ये जैसा सही राजनीति के साथ में एक ऐसा न्यायपूर्ण बात हो सकती है, नहीं तो एक जाति से कोई नेता नहीं बन सकता। ये बात समझ में नहीं आती कि लगातार पोस्ट आ रही है माननीय विधायक की कि हमने ये कराया है, ये कराया है, ये कराया है, ये पट्टे बांटे, ये किया है, वो किया है। तो या तो उन पोस्ट में वो तो आपकी ओसियां विधानसभा क्षेत्र की 81 ग्राम पंचायत है। ये जैसे धरातल के अंदर लोगों का काम दिखेगा तो ऐसा लोग तो अपने आप ही उनकी प्रशंसा कर देंगे और उसका परिणाम जो है वो आपको 3 दिसंबर को मिल जाएगा। तो यदि विकास कराया होता, उनका व्यवहार ठीक होता, विकास के कार्य किए होते, तो आप तो ये बताइए कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मैं मंच शेयर नहीं करूँगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे अभी यहाँ डावरा के अंदर, एक हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र के अच्छी राजनीतिक हस्ती जिन्होंने ऐसे वर्षों तक, आदरणीय रणजीत सिंह जी ने वर्षों तक ओसिया विधानसभा क्षेत्र की सेवा की, उनका मूर्ति का अनावरण था। उनकी मूर्ति के अनावरण के अंदर सामान्य मुख्यमंत्री जी ने आके यह मूर्ति का अनावरण किया और वो अपने क्षेत्र में होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में नहीं आना, ये क्या शोभा देता है। और मैं आपको ये चीज़ समझता हूँ, जिन्होंने इतना लंबा राजनीतिक कैरियर हो जिनका और ओसिया की जनता की सेवा की है और वो दिवंगत आत्मा आज इस दुनिया में भी नहीं है, उनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में नहीं आना, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं आना, और तो और मंच पे सरेआम ये कहा जाता है कि हम किसी का मंच शेयर नहीं करेंगे। उन्हीं के कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग हैं जिनके साथ वो ऐसा मंच शेयर नहीं करते। लेकिन वो क्या रहस्य था? आप उस कार्यक्रम में थे, जबकि कार्यक्रम जो था उसमें मुख्यमंत्री भी आए थे, हमने आपको भी वहां पर देखा था। तो आपको लगता है कि सामाजिक समरसता इसमें किसी भी प्रकार का कोई रहस्य है ही नहीं। वो पारिवारिक कार्यक्रम था और उस पारिवारिक कार्यक्रम के अंदर उस यदृश राजनीतिक यदृश व्यक्तित्व का हम सब मान और सम्मान करने के लिए हम लोग सब गए। 36 के 36 काम मांगे। ये तो बातें हुई राजनीति की, चुनाव हार गए कारणों की, अब जीतेंगे उनकी, लेकिन मन में विजन क्या है? जनता विकास मांगती है, जनता काम मांगती है, जनता हिसाब करती है। एक बेटा भी अगर कमाने जाता है तो पिताजी शाम को पूछते हैं भैया क्या कमा करके लाए हो। तो जो विजन क्या रहेगा, क्योंकि आपने इस ओसिया में जब कॉलेज से लेके और अस्पतालों से लेकर के किसानों की वो जो तस्वीर बदली, 5 साल का बड़ा गैप आ गया, उस गैप को कैसे ठीक करेंगे? जनता जिस भरोसे से आपको वोट देने जा रही है, उनको क्या उस भरोसे पर कैसे खरा उतरेंगे? क्या विजन रहेगा आपका? देखिए, 1952 से लोकतांत्रिक परंपरा से चुनाव होते आ रहे हैं। आज 2023 है, टोटल 71 ईयर्स हो गए और भैराराम का कार्यकाल सिर्फ 2013 से 18 के बीच में सिर्फ 5 साल का कार्यकाल रहा है। और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की राजनीतिक विरासत में मेरे सामने तीसरी पीढ़ी है। यदि 71 में से मैं अपने 5 साल निकाल लूँ तो पीछे 66 ईयर रहते हैं। ऐसा मेरे 5 साल इनके 67 साल के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये मैंने काम ओसिया की जनता में करके दिए। अब तक उन्होंने राजकीय महाविद्यालय क्यों नहीं करवाया? ओसिया के अंदर ऐसे कृषि मंडी की स्थापना हमने की है
800 किलोमीटर सड़कों का जाल हमने बिछाया, 750 आपके नए नलकूप हमने खुदवाए और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत में पूरे जोधपुर जिले का 253 करोड़ का बजट था, वो बजट 218 करोड़ घर घर लाइट बिजली कनेक्शन का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और 2013 से 18 के कार्यकाल में हुआ। एक तरफ काम बोलता विशाल, कितने ही विद्यालयों के अंदर नए भवन हमने बनाए, प्रत्येक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर ये तो सीनियर हायर सेकेंडरी आपके स्कूल स्थापित किए। मैं ये समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीतने के बाद में 36 के 36 कौम की सेवा करने के लिए एक आदमी का उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य में हर राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति को खरा उतरना चाहिए। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि बिना किसी मुद्दे के एक लक्ष्य होगा कि ये करना है, ये तो वो काम हुए जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो जनता को पता भी है। हो सकता है उस वक्त जनता के आंखों पे पट्टी बंध गई या जो भी एक कतिपय कारण रहा, लेकिन अब चुनाव सामने है, आप गांव-गांव जा रहे हैं, वादा क्या कर रहे हैं और उस वादे पर खरे कैसे होते हैं? कि आज उनको गांव-गांव ढाणी-ढाणी आने को मजबूर होना पड़ा। उनकी जो ये दूसरा राजतंत्रशाही थी, जो राजाशाही थी, वो आज गांव और किसान और ढाणी तक पहुंची है। तो उसको एक किसान के बेटे ने कहीं न कहीं चैलेंज स्वीकार किया है, वो तभी जनता के बीच में आज जाके हाथाजोड़ी कर रहे हैं, नहीं तो हम तो शुरू से ही हाथाजोड़ी कर ही रहे थे। पर ये समझ में नहीं आता, बारिश होती है आप फावड़ा लेके चालू हो जाते हो, ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देते हो, हल जोतना शुरू कर देते हो, तो किसान के बेटे होने के नाते या फिर लगता है कि नहीं अब चूंकि अभी तो उस वक्त आप एमएलए नहीं हैं तो आने वाले समय ये कोई समझ नहीं आता। ये सारी चीज़ें दूसरे आपके जो साथी लोग हैं वो वायरल करते हैं, तो ये किस घर में बाजी का रोटा जो भी आए आप मतलब एक उस कल्चर में हो, इससे राजनीति अभी इससे पहले भी हमने ये कहा था कि हमारे घर पे आएंगे तो आपको हमारे खेत में गाय बंधी हुई मिलेगी, ऐसे गौ माता स्वागत करेगी। अब आप बंगले में जाएंगे तो क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम है, मैंने उनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अब किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा हल नहीं चलाएगा तो और क्या करेगा, वो खेती नहीं करेगा तो और क्या करेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो इस वक्त बहराम सियोल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो सेहरा बंधा हुआ है, वो सेहरा फिलहाल जब जाते हैं मान सम्मान के तौर पे मतदाता और उनके परिवार जब बंधाते हैं, लेकिन असली सेहरा बंधना है 3 दिसंबर की शाम को। लेकिन बहराम सियोल के कुछ राज हैं, कुछ रहस्य हैं। आखिर खूब सारे कैंडिडेट थे, सब कैसे गायब हो गए? आखिर 36 कौम के लोगों को कैसे जोड़ा? शीर्ष नेतृत्व तक किस तरह से पगडंडी बना करके पहुंचे और टिकट निकाल करके लेके आ गए? और उसके अलावा कुछ और भी राज और रहस्य हैं जिनके बारे में ब्रेक के बाद करेंगे खुलासा कि आखिर बहराम सियोल के पीछे ऐसा कौन सा शक्ति काम कर रही है जिसके चलते वो जनता के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन एक बात तो है, इतनी सारी जनता जब इस वक्त बैठी है तो कुछ तो गड़बड़ है या कुछ अच्छा है। गड़बड़ क्या है, अच्छा क्या है, आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए फर्स्ट न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास पेशकश, खास मुलाकात में। विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी खड़े हैं, हम उनकी नब्ज टटोल रहे हैं, मतदाताओं का मन जान रहे हैं, दिल जान रहे हैं। पहले के क्या हालात थे, भविष्य में किस तरह की तस्वीर होगी, उन सबको जानने के लिए हम पहुंचे हैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र के, ओसिया जो सिटी का इलाका है वहां पर, जहां पर घंटों इंतजार करने के बाद में भाजपा प्रत्याशी बहराम सियोल से हमारी मुलाकात हो पाई है। हमने ब्रेक से पहले खूब विषयों पर प्रकाश डाला, अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमको प्रकाश डालना जरूरी है। आपने पहले आपके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, वो लेबल साफ हो गया। अब आपने ठेठ मोदी जी तक ऐसा क्या अप्रोच, नड्डा जी तक, ये खूब सारे करीब 12 उम्मीदवार थे यहाँ पर, दावेदार थे, उसमें से आप एक आए और बिना कोई खटपट, बिना कोई विरोध, बिना कोई क्या, किस तरह से जादू, अशोक गहलोत जादूगर कहलाते हैं, क्या जादू घुमाया इस बार? ये ओसिया की जनता का ही जादू है, ओसिया की जनता की पुकार थी और ओसिया की जनता के जादू की वजह से ये टिकट मिला है। और बाकी मेरी जो अप्रोच है वो मेरी बड़ी से बड़ी अप्रोच ओसिया की जनता ही है। देखिए जैकपॉट लगा कैसे, ऐसे जैकपॉट नहीं लगने वाला। कोई व्यक्ति हार जाए, वो भी दिव्या मदेरणा के सामने आ जाए, मदेरा परिवार, परसरा मदेरणा का आज पूरे राजस्थान के अंदर दबदबा,
फिर महिपाल मदेना का दबदबा, फिर लीला मदेना का दबदबा। हो सकता है वो आपने थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन दिव्या मदेना जिस दबंगई से राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके राजनीति करती है, चुनौती एक बार फिर है। कैसे इस चुनौती को आप स्वीकार करके पार लगाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक बोलना चाहिए टिकट के जो मापदंड है, वो किसी एक न तो किसी कारण से जैसे टिकट कटते हैं, न किसी एक कारण से टिकट मिलते हैं। उन पूरे के पूरे मापदंडों के अंदर जैसे प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारा नेतृत्व है, उन नेतृत्व ने सोच समझकर ही टिकट दिया है। और ये टिकट भैराराम सियोड़ को नहीं मिला है, ये टिकट ओसियां की जनता को मिला है और ओसियां की जनता ही कमल खिलाएगी। ओसियां की जनता के नाम से ही ये कमल है। इसीलिए अब आपने रहस्य की बात पूछी, मेरा रहस्य ओसियां की जनता है। लेकिन ये वही भैराराम सियोल है जिन्होंने घर घर गीता बांटी थी, तुलसी का पौधा बांटा था। इस बार पता नहीं आपने क्या बांटा, वो हिडन है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। पीपी चौधरी यहाँ के सांसद, आपके साथ अच्छे संबंध, यहाँ से केंद्रीय मंत्री गणेश सिंह शेखावत, आपके अच्छे संबंध, सतीश पूनिया से लेकर के सीपी जोशी से आपके संबंध, रामनारायण डूडी से लेकर रायन गहलोत के आपके संबंध, समूह सिंह खेतासर से लेकर के गोपाल सिंह भंडार तक, बस सारी जातियों को आपने साध लिया। आखिर उन दावेदारों को आपने किस तरीके से बिठाने की, समझाने की या सहयोग की जो कोशिश की, नामांकन की भीड़ हमने देखी है, तो क्या कुछ तो रहस्य बताएं आप, जनता जानना चाहती है। माँ सचियाई का आशीर्वाद है और समरिवदा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा है और द्वारकाधीश अपने ठाकुर जी की कृपा है। ऐसा मेरे अंदर कोई रहस्य नहीं है, जो भी रहस्य है वो भगवान का आशीर्वाद है और माँ का आशीर्वाद है। जो हनुमान बेनीवाल आरएलपी के हैं, उनके साथ क्या गठबंधन है, क्या संबंध है, क्या दोस्ताना है, क्या प्यार है, क्या मोहब्बत है? क्योंकि कई बार सुर्खियां आती है, हालांकि आपको साथ देखा नहीं जाता है। कई बार ठीक है, कहीं टकरा गए, आमने सामने से गाड़ी गए, तो जयराम जी की जरूरत होती है, लेकिन कुछ रहस्य क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अभी आरएलपी के लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, एक और आपको उधर 11 ना, एक इनका ज्वाइन करना, और कई बार आप तो खुलकर के बोलने में भी पीछे नहीं हटते। क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? हमारे परिवार में यही सिखाया जाता है, सबका साथ सबका विकास, इसलिए मैं सबको साथ लेके चलता हूँ। यानी कि आज ये मानकर के चलते हैं कि हनुमान बेनीवाल आपके साथ है। उनके पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, उनकी पार्टी में वही निर्णायक है। अब उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। आपकी जो कुटिल मुस्कान है वो जवाब बाहर आने दे नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये आपका वो भी आप ही के समाज के हैं और सामाजिक तौर पर एक मंच पर एक जाजम पे आना पड़ता, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये राजनीति थोड़ी टेढ़ी है, कौन कब साथ है कौन कब साथ नहीं है पता नहीं चलता है। लेकिन आप तो ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्रीयता का जो अलग जगाई, उसके तहत आपको लगता है कि 9 साल में उनके जो कामकाज हैं, क्या इस चुनाव में उनका फर्क पड़ेगा? क्या नरेंद्र मोदी के साथ में अलग अलग देशों के लोग फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, पैर छूते हैं, आज भारत को सिरमौर जिस तरीके से बना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर के मैदान में है, आपको लगता है कि उस भावना को देखते हुए भी आपको वोट मिलेंगे? 100 में से 100%, 100 में से 100%। आज जिस प्रकार से ये जैसे भारत के नेतृत्व को ये जैसे विश्व के अन्य तमाम नेताओं ने जो भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया है, बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगते हैं। ये हमारा गौरव है और हमें गर्व है। आज G20 की अध्यक्षता हमारा भारत गणराज्य के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आज यदि विश्व के अंदर किसी भी देश के अंदर संकट आता है तो सबसे पहले भारत याद आता है और भारत के प्रधान सेवक याद आते हैं। चलिए ये बातें तो फिर भी समझ में आ गई, लेकिन अभी पिछले दिनों एक दुर्घटना हो गई, एक जो हत्या हो गई थी एक परिवार में, जिस तरह से वहाँ आप और जो यहाँ की जो विधायक हैं आप साथ बैठ करके बातचीत कर रहे थे, चाहे मसौदा समझौते का था, तो जो तस्वीर वायरल हुई उसमें तो ऐसा लग रहा था कि आप दोनों एक ही परिवार से हैं। हालांकि एक परिवार से हैं, लेकिन फिर भी वो जब तस्वीर देखी तब कई चर्चाएं, अफवाह भी उड़ी कि शायद आप उधर जा रहे हैं, पता नहीं कई तरह की चीज़ थी। आखिर राजनीति में संबंध अपनी जगह होते हैं और जवाब देने का तरीका अपनी जगह। कहीं
बार आपको कुछ चीजें बोलने से रुक जाते हैं क्योंकि अब आप सगे भी हैं, आपको लगता है उन मर्यादाओं को ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस घटनाक्रम को जो पीड़ित परिवार है उसको जो मदद जो समाज के गणमान्य लोग खूब करना चाह रहे थे, और मैं समझ रहा हूँ कि उस घटनाक्रम में मुझे इतनी तकलीफ हुई है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के ऐसे संस्कार नहीं है कि हम ऐसा लाशों पे राजनीति करें, लेकिन उन्होंने उस परिवार के साथ में बहुत गलत किया। जो उन्होंने विधायक मद से घोषणाएं की है वो कब ऐसा धरातल पर उतरेगी ये तो भविष्य का विषय है, लेकिन आज तत्कालिक उसको उस परिवार को कुछ भी मदद नहीं मिली। रासवाल आपने कहा कि वो आपके उधर के इधर और इधर के उधर, हमने भी खबरें सुनी है कि वो इधर आ रहे। अब कितनी सत्यता है और कितनी असत्यता है उसका निर्णय तो मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन एक थोड़ा सा इसी से समझ में, अब आपने जंगल और शेर की बात कह दी, जबकि निश्चित रूप से कई बार कई तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि आप एक बहुत ही अनुभवी और एक शीर्ष स्तर पर नेताओं से संबंध रखने वाले जमीनी स्तर के वो नेता हैं जो कभी अनावश्यक बयान नहीं देते हैं? मैं उनके बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा है, यहाँ ओशिया की जनता बोलती है, मैं क्या करूँ। चलिए छोड़िए, विजन क्या रहेगा? ओसिया आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है। यहाँ की तस्वीर बहरम सियोल कैसी देखते हैं कि पिछली बार आपकी सरकार आई, आप संसदीय सचिव थे, और अगर निश्चित रूप से जो लक्ष्य अगर आपने भेद लिया, कृष्ण बनकर के भेद लिया या अर्जुन बनकर के भेद लिया, तो जहां भी जाना है कद तो बढ़ना है। कैसे बदल के रखेंगे ओसिया की तस्वीर? ओशिया की जो तस्वीर है मैं ये समझ रहा हूँ। आपको इससे पहले की बातों में भी मैंने आपको बताया कि मेरे 5 साल का कार्यकाल ओशिया की एक दूसरे जनता ने देखी, और आगे आने वाले एक दूसरे समय में एक दूसरे 5 सालों के अंदर एक दूसरे मेरे क्या क्या विजन है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ओशिया की जनता को भली भांति पता है। मैं आपको एक चीज़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरे से किसी ओशिया की जनमानस ने ये नहीं कहा कि ओशिया में केंद्रीय विद्यालय स्थापित कराओ, लेकिन हमने करवाया। चलते चलते आप तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके पास ऐसा क्या रिमोट कंट्रोल है, जादू का डंडा है? हम पिछले 1 साल से कई सारे कुकुरमुत्ते देख रहे थे, कई बीजेपी के दावेदार देख रहे थे, नेता देख रहे थे, आपने सबको शांत कैसे किया, सबको साथ में कैसे बिठाया, और आखिरकार अब जब सब आपके साथ जुट गए हैं तो अपनी जीत के प्रति आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है और बहराराम जैसा दूध बेचने वाला एमएलए बनता है, और यहाँ टिकट मांगने की पूरी आज़ादी होती है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ वंशवाद नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी का सुंदर लोकतंत्र है, और फिर हम सब एकजुट होकर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के झंडे के नीचे पूरी ताकत के साथ ऐसा चुनाव लड़ते हैं। यही हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने देखा होगा, जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जब ऐसा शुरुआत में हमारे 3 सांसद थे, और आज ऐसा भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारत के अंदर लगभग प्रत्येक राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से खुशी, उत्साह, उमंग और लक्ष्य भेद कर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहराम सियोल ने विश्वास व्यक्त किया है कि जो उन्होंने पहले कामकाज कराए वो जनता याद रखेगी। बीच में जो भी कारण रहे उसकी वजह से उनको सत्ता में तो नहीं रहना पड़ा, लेकिन जनता के बीच सक्रिय रहे, शायद उसका लाभ। और जिस तरह का विजन उनका है और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि विधायक ने जिस तरह की जो तस्वीर पेश करनी थी वो पेश नहीं की है, तो ऐसे में अब आने वाले चुनाव परिणाम जो हैं उनका क्या परिणाम रहेगा, बहराम सियोल विधानसभा पहुंचने के बाद में क्या करेंगे, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, ये तो चुनाव परिणाम और उसके बाद में वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तो है, किसान के बेटे के रूप में जिस तरीके से ट्रैक्टर चला करके, हल चला करके, जनता के बीच में रह करके, सुख दुख में भागीदार बन करके, जनता की सड़कों पर संघर्ष करके, किसानों के लिए समर्पित रह करके जो कोशिश की है वो मीडिया में, अखबारों में, टेलीविजन पर साया हुई है।
लेकिन अगर पलट बात करें तो इस क्षेत्र की जो विधायक रही है दिव्या मदेना ने अब तक जितने भी कामकाज कराए हैं वो उनको सोशल मीडिया पर शेयर करती रही है। जनता को फैसला करना है कि जनता को किसके साथ जाना है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो सकता है, मगर जनता है सब कुछ जानती है। अगले कार्यक्रम में हम किसी अन्य प्रत्याशी के साथ होंगे, वहां फिर करेंगे इसी तरह के कुछ मुद्दों पर चर्चा और साथ ही आपको बताएंगे कि उस प्रत्याशी के विजन क्या है। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।